Hello student, welcome to my class. Today I am going to take class 11th economics. The book name is Introduction to Statistics. This is chapter 2 and the name of the chapter is Collection of Data. आपको पता है डेटा जब पास होती है डिफरेंट स्टेजेस से पास होती है, जिसके बारे में आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो जो उसका फर्स्ट स्टेज होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले देखते हैं डेटा क्या होता है। डेटा एक प्रोसेस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होता है जो इंफॉर्मेशन दे करके आपको प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करता है, और जब आप प्रॉब्लम को समझ जाते हो तो उससे मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने में वो आपकी मदद करता है। तो इस चैप्टर में कलेक्शन ऑफ डेटा के सोर्सेस के बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं जिसके पास से हम अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद के चैप्टर में हम देखेंगे कि वो मेथड्स क्या होते हैं जिससे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको पता है कलेक्शन ऑफ डेटा फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च करने का, और जो स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी होती है उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। सबसे पहले होते हैं इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं और स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। जनरली ये गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं, कभी कभी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंडिविजुअल भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है इन्यूमरेटर। देखो, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली तो इंक्वायरी करने जाएगा नहीं, मिनिस्टर डायरेक्टली तो इंक्वायरी करने जाएंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, किसी एन्यूमरेटर को अपॉइंट करेंगे जो ऑन बिहाफ ऑफ देम, जो उनकी तरफ से इंक्वायरी को कंडक्ट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उन्हें कहा जाता है एन्यूमरेटर। और उसके बाद आते हैं रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन होते हैं, वो जो इंक्वायरी में रिस्पॉन्ड करते हैं, जो इंक्वायरी होती है उनके क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड देने वाले लोगों को कहा जाता है रिस्पोंडेंट। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इन्वेस्टिगेशन कराना, एन्यूमरेटर को अपॉइंट करना, रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्ड लेना, इन सारे प्रोसेस को आप कहते हो सर्वे। तो ये टोटल आपका मिल करके बनता है सर्वे। तो ये था स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ डेटा क्या होते हैं। देखो, दो तरह के सोर्सेस होते हैं डेटा कलेक्शन के, एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। जो इंटरनल सोर्स होता है ना, वो एक्चुअली इंटरनल सोर्स, जैसे कि अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और मुझे अपने ही ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन लेना है, तो वो मेरे लिए इंटरनल सोर्स है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल की टीचर हूँ, मुझे स्कूल के बच्चों का इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं डायरेक्टली वहाँ के, मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं ऑफिस से या यहाँ वहाँ से कलेक्ट कर लूँगी, तो ये मेरे लिए एक इंटरनल सोर्स है। तो एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स वो होता है कि जब आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है आउटसाइड किसी ऑर्गेनाइजेशन का या आउटसाइड किसी सोर्सेज से आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो वो आपके लिए होता है एक्सटर्नल सोर्स। इसका एग्जांपल है, अगर मुझे पता करना है कि मेरे प्लेस में डिफरेंट स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं जा करके ये पता करती हूँ, तो ये मेरे लिए होगा एक्सटर्नल सोर्स। तो देखो, ये जो एक्सटर्नल सोर्स होता है ना, वो दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी सोर्स और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। तो क्या होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, इसमें काफ़ी डिफरेंस होते हैं। प्राइमरी सोर्स में आप जो इंफॉर्मेशन होता है ना, वो रिस्पोंडेंट का डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली आप इंफॉर्मेशन लेते हो। मगर इनडायरेक्ट सोर्सेस में, यानी कि आपका जो सेकेंडरी सोर्सेस है, उसमें आप इंफॉर्मेशन एक्चुअली डायरेक्ट रिस्पोंडेंट से नहीं लेते, आप लेते हो किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या आप किसी भी इनडायरेक्ट तरीके से उससे इंफॉर्मेशन लेते हो, तो वो हो जाता है आपके लिए सेकेंडरी सोर्स। जो प्राइमरी सोर्स होता है उसके डेटा ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल प्लेस ऑफ ओरिजिन बिल्कुल रिस्पोंडेंट से लिया जाता है, इसलिए ये ओरिजिनल डेटा होता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी डेटा। मगर जो सेकेंडरी सोर्स होता है ना, देखो, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्टेड डेटा होता है, वो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा गया इन्फॉर्मेशन है, तो इसीलिए इसको सेकेंड हैंड डेटा कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सेकेंड हैंड डेटा। इसके अलावा जो प्राइमरी सोर्स होता है वो बहुत ही टाइम लेता है और बहुत ही पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक एक रिस्पोंडेंट के पास जा करके इन्फॉर्मेशन लेनी है, मेहनत करनी है, और इसमें आपका समय और पैसा दोनों लगेगा। वेयर एज सेकेंडरी सोर्स, जो कि ऑलरेडी आपका डेटा है, बस आपको जाकर इंस्टीट्यूशन से लेना है उसको, तो उसमें आपको थोड़ा कम समय और कम पैसा खर्च होगा। मगर जो प्राइमरी सोर्स है ना, उसको आप रिलायबल है, वो आपका भरोसे लायक है, क्योंकि आपने डायरेक्टली उसको रिस्पोंडेंट से लिया है, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो। वेयर एज जो सेकेंडरी सोर्स है, आपने जो इन्फॉर्मेशन लिया, आपको मालूम नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट किया गया था, तो हो सकता है कभी कभी कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाए।
जो प्राइमरी सोर्स होता है ना वो स्पेसिफिक पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छा होता है। यदि आप किसी स्पेसिफिक पर्पस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जैसे कि अगर मुझे पता करना है कि ये पूरे मतलब कि यहाँ के लोगों को कौन सा खाना सबसे ज़्यादा पसंद है, तो ये जो स्पेसिफिक पर्पस का इन्वेस्टिगेशन है वो मैं आपका डायरेक्टली या प्राइमरी सोर्स से करना जरूर पसंद करूंगी, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पर्पस है, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलना मुश्किल है। मगर जो जनरल पर्पस होता है ना इन्वेस्टिगेशन का, जैसे कि किस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये जो जनरल पर्पस का इन्वेस्टिगेशन होता है इसका इन्फॉर्मेशन मुझे कहीं से मिल सकता है, तो मैं ये सेकेंडरी सोर्स की तरफ जा सकती हूँ और इसको मैं इस इन्फॉर्मेशन को जनरल पर्पस इन्वेस्टिगेशन के इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सेकेंडरी सोर्स को यूज़ कर सकती हूँ। जो प्राइमरी सोर्स का इन्फॉर्मेशन होता है ना, प्राइमरी सोर्स आप तभी जाना चाहिए जब एरिया थोड़ा स्मॉल हो, तब आपको एक एक के पास जाना और टाइम देना और एफर्ट डालना और पैसा खर्च करना आपके लिए आसान होगा। मगर जब एरिया बड़ा होता है तो बेहतर है कि आप सेकेंडरी सोर्स के पास जाए, क्योंकि अगर आप सेकेंडरी सोर्स में सोचोगे कि डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो काफ़ी समय, काफ़ी पैसा लग सकता है, काफ़ी खर्च हो सकता है आपका। इसलिए बेहतर होगा कि अगर एरिया बड़ा है तो आप सेकेंडरी सोर्स को यूज़ करें। तो प्राइमरी सोर्स आपका स्मॉल एरिया के लिए बेस्ट होता है और सेकेंडरी सोर्स आपका बड़े एरिया के लिए बेस्ट होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो मोड्स और मेथड होते हैं डेटा कलेक्शन के, वो क्या क्या हैं। देखो, जो प्राइमरी सोर्स के सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम प्राइमरी सोर्स का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड होते हैं प्राइमरी सोर्स का। सबसे पहला होता है पर्सनल इंटरव्यू। इस पर्सनल इंटरव्यू के भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंट। ये तीनों पर्सनल इंटरव्यू के पार्ट होते हैं, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो ये पर्सनल इंटरव्यू पहला पार्ट हुआ प्राइमरी सोर्स का। और उसके बाद जो उसका दूसरा पार्ट होता है ना, वो होता है आपका इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज और शेड्यूल्स। यानी क्वेश्चनरी और शेड्यूल बना करके भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ये जो क्वेश्चनरी और शेड्यूल बनाने का प्रोसेस है, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक मेलिंग क्वेश्चनरीज और एक इन्यूमरेटर मेथड। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, पर देख लेते हैं पहले कि इसका थर्ड पार्ट क्या होता है। प्राइमरी सोर्स का जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, यानी टेलीफोन से आप इंटरव्यू ले सकते हो। तो आपका पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू और इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल, ये 3 पार्ट होते हैं प्राइमरी सोर्स के, जिसमें आपका सब डिवीजन भी मिलता है। तो इसको एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्राइमरी सोर्स होता है, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू के 3 पार्ट हैं। तो उसका पहला पार्ट क्या होता है पर्सनल इंटरव्यू का, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप इन्वेस्टिगेटर के पास डायरेक्टली जाते हो और डाटा रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली कलेक्ट करते हो। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का सैलरी पता करना है, आप ईच एंड एवरी पर्सन के पास जाए और उनसे उनका सैलरी पूछे, तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कहाँ पे सूटेबल होता है, किस जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको आप वहीं यूज़ कर सकते हो जहाँ का एरिया थोड़ा स्मॉल हो और आपको बिल्कुल ओरिजिनल और डेटा चाहिए, सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी है और एक्यूरेसी आपका डाटा कलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हो और आपके लिए ईजी हो कि आप रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सको, तभी आपको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन होते हैं, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इजी हो जाता है। इसके बाद इसके कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डीमेरिट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरिट क्या होते हैं। देखो, अगर आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करोगे, डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन लोगे, तो ओरिजिनल डेटा मिलेगा, एक्यूरेट डेटा मिलेगा और आप उस पर रिलायबल हो सकते हो, यानी आप उस पर भरोसा कर सकते हो। और जब आप रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हो तो कुछ रिलेटेड दूसरे इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाते हैं। और जो डेटा कलेक्ट होता है ना, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि एक ही आदमी सभी लोगों के पास जाकर के पता कर रहा है। तो जो डेटा होता है ना, बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। साथ ही ये थोड़ा सा इलास्टिक, फ्लेक्सिबल होता है। आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। मान लो कि आपके रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो ये इलास्टिक भी होता है, यानी कि इसको चेंज किया जा सकता है।
तो ये सारे आपके मेरिट होते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के। इसी तरह इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, जैसे कि ये लार्ज एरिया में कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है और ये पर्सनल बायस हो सकता है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसका पर्सनल बायस इंक्वायरी को अफेक्ट कर सकता है, यानी वो उसका पर्सनल किसी की तरफ झुकाव या किसी की तरफ गुस्सा, ये सारी चीज़ें इंक्वायरी को अफेक्ट कर सकती है। और ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है और बहुत ज़्यादा समय लगता है इसको करने के लिए। और अगर आप सोचो कि आपको एक बड़ा सा एरिया का करना है, आप क्या सोचोगे, कुछ लिमिटेड एरिया को कवर कर लेते हैं और उसके बाद बाकी के एरिया का एस्टिमेट करके इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो जब आप लिमिटेड कवरेज रखोगे ना, थोड़े से एरिया का में आप डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कर लो और बाकी के एरिया का खुद से एस्टिमेट कर लो, तो इस तरह का जब आप मोड यूज़ करोगे तो वो कंक्लूजन जो निकलेगा वो रॉन्ग कंक्लूजन भी हो सकता है। तो ये आपके डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू का कुछ मेरिट कुछ डीमेरिट्स आपने देखा। तो इसके साथ आपका डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू खत्म हो जाता है। अब इसी पर्सनल इंटरव्यू का हम दूसरा पार्ट देखेंगे। इस पर्सनल इंटरव्यू का दूसरा पार्ट है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आप इसमें क्या करते हो, डायरेक्टली रिस्पोंडेंट के पास नहीं जाते हो, आप क्या करते हो, आपको एक्स आदमी का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वाई आदमी के पास जाते हो और वाई आदमी से एक्स आदमी का इन्फॉर्मेशन लेते हो, क्योंकि आपको पता है कि वाई आदमी के पास एक्स आदमी का पूरा इन्फॉर्मेशन है। इसीलिए आप क्या करते हो, डायरेक्ट उस पर्सन के पास नहीं जाते जिससे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप किसी और के पास जाते हो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जिसको उसके बारे में पूरी चीजें पता हो। तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है एचआर डिपार्टमेंट। मान लो कि जैसे मैंने सैलरी का एग्जांपल दिया था कि सैलरी आपको पता करना है, एक एक के पास जाओ और सैलरी पूछो, मगर आप एक एक के पास जाकर के सैलरी पूछने की जगह एक दूसरा ट्रिक भी है इसको जानने का। आप एचआर डिपार्टमेंट में चले जाओ और एचआर एक्सपर्ट से पूछ लो कि हर मेंबर की क्या सैलरी है। तो जब आप इस तरह से इंफॉर्मेशन लेते हो ना, डायरेक्टली उससे नहीं लेते हो बल्कि किसी और से लेते हो जिसके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो ये किस जगह पे सूटेबल होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ये लार्ज एरिया के लिए सूटेबल होता है। लार्ज एरिया में एक एक के पास जाना मुश्किल है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। और आपके लिए अगर मुश्किल है, यानी कि कभी कभी क्या होता है हर रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, तब आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि रिस्पोंडेंट से अच्छा तो एक्सपर्ट आपको इसके बारे में बता सकता है, यानी कि हो सकता है कि रिस्पोंडेंट इसके बारे में इसको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कैपेबल नहीं है। जैसे मुझे लेबर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, हो सकता है लेबर उतने पढ़े लिखे ना हो और अपने रिस्पॉन्ड करेक्ट तरीके से ना दे सके, तो मेरे लिए क्या होगा कि मैं किसी एक्सपर्ट से ले लूँ उसका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर आपका रिस्पोंडेंट कैपेबल नहीं है आंसर करने के लिए तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। और साथ ही ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स टर्म हर एक के समझ में नहीं आते, तो एक्सपर्ट लोग इसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा अच्छे से दे सकते हैं। इसीलिए इस तरह के इंटरव्यूज को, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को भी हम यूज करते हैं पर्सनल इंटरव्यू में। तो देखो ये मेथड है ना, कहीं पे सूटेबल होता है और कहीं पर नहीं, पर इसके कुछ मेरिट्स होते हैं और कुछ डीमेरिट्स होते हैं। तो इसका मेरिट क्या होता है कि ये तो देखो लार्ज एरिया कवर करता है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है, यानी डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू करते उससे तो थोड़ा कम ही एक्सपेंसिव लगेगा अगर आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करोगे तो। और इसमें आपको एक्सपर्ट का ओपिनियन मिल जाता है, एक्सपर्ट उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से वो बातें बता सकता है, और इसमें कोई पर्सनल बायस इन्वेस्टिगेटर का लगता नहीं है, क्योंकि जो एक्सपर्ट बताएगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है डेटा कलेक्शन करने का। ठीक है, तो ये इसके मेरिट है। साथ ही इस प्रोसेस के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। जैसे डीमेरिट में क्या होता है, देखो हो सकता है कि आपको बिल्कुल उतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिले जैसा कि आपको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में मिला था, क्योंकि आप इसने डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से तो इन्फॉर्मेशन ले नहीं रहे हो, तो हो सकता है थोड़ा सा लेस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले। पर्सनल बायस ऑफ द विटनेस इसमें वर्क कर सकता है। इन्वेस्टिगेटर का तो बायस नहीं इसको अफेक्ट करेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर तो डायरेक्टली जो एक्सपर्ट बोल रहा है वही लिख रहा है, मगर जो दे रहा है इन्फॉर्मेशन, हो सकता है वो जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको वो पसंद करता है बहुत ज़्यादा, या पसंद नहीं करता है तो उसका पसंद और नापसंद, ये जो बायसनेस है ना, वो इंटरव्यू को थोड़ा अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, और इसके बाद जो ये कंक्लूजन निकाला जाता है,
जब डेटा हम कलेक्ट करते हैं लास्ट में उसका कंक्लूजन निकालते हैं, तो हो सकता है जो जिसने हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसके केयरलेसनेस के कारण कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाए और रॉन्ग कंक्लूजन आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ डीमेरिट होते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का। अब डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में अंतर क्या हुआ? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में हम डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं रिस्पोंडेंट को, और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में हम एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन वाई से लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली रिस्पोंडेंट को कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में छोटा एरिया के लिए डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू ठीक है, मगर बड़ी एरिया के लिए इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ही प्रॉपर माना जाता है। और डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ा कॉस्टली लगेगा और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है वो थोड़ा सा कम टाइम लेगा, कम एफर्ट लेगा और थोड़ा सा कम कॉस्टली होगा। अभी जो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू आप लोगे, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आप करोगे, तो आपको इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, यानी रिस्पोंडेंट के लैंग्वेज को आप जानो और रिस्पोंडेंट के कल्चरल हैबिट को भी आप जानो, क्योंकि आपको डायरेक्टली जाके रिस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन लेना है, तो उसी के लैंग्वेज में आपको बोलना पड़ेगा और उसके कल्चरल हैबिट को आपको समझना होगा। मगर आप जब इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करते हो तो किसी एक्सपर्ट के पास जाकर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले रहे हो, तो क्या हो रहा है इसमें आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रिस्पोंडेंट के लैंग्वेज और कल्चर को जानो, तो ये आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ता। तो ये डिफरेंट है आपके डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के बीच में। अब हम देखेंगे जो प्राइमरी सोर्स का पर्सनल इंटरव्यू का जो थर्ड पार्ट होता है ना, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या करस्पॉन्डेंट, इसको हम डिटेल में देखेंगे। क्योंकि देखो पर्सनल इंटरव्यू के 3 पार्ट होते हैं, एक आपका हो गया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, और पर्सनल इंटरव्यू का थर्ड पार्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज या करस्पॉन्डेंट। तो इसमें क्या करते हो आप, जो डिफरेंट प्लेसेस में ना एक किसी लोकल सोर्स को या लोकल करस्पॉन्डेंट को पकड़ लेते हो और उसको कहते हो कि आप डेटा कलेक्ट करो और आप मुझे सबमिट करो कि क्या इन्फॉर्मेशन मिला है। क्योंकि देखो लोकल सोर्सेज के लिए या लोकल करस्पॉन्डेंट के लिए ईजी होता है कि वो लोकल लेवल से इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। तो ये जो सोर्स होता है वो कहाँ कहाँ सूटेबल होता है, कहाँ कहाँ वो सही से काम करता है, ये तब सही से काम करता है जब आपको रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। हर दिन आपको उस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, जैसे कि कितने एक्सीडेंट हुए इस सिटी में, या फिर कितने लोगों का बर्थ हुआ इस सिटी में, या कितना प्राइस चेंज हो रहा है मार्केट में। तो ये जो रेगुलर इन्फॉर्मेशन होता है जिसको कंटिन्यूसली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए लोकल सोर्सेस या लोकल करस्पॉन्डेंट बहुत काम आते हैं। और ये लार्ज एरिया के लिए सही होता है, स्पेशली जब रेडियो, टीवी, मैगजीन, इन सब जगहों पे इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तब ये सोर्सेज बहुत ही यूजफुल होता है। और हाँ, इसमें थोड़ी सी आपको हाई एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो ही आपको ये यूज़ करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी अगर करस्पॉन्डेंट ने बोल दिया तो ज़्यादा अफेक्ट ना पड़े उसके स्टैटिस्टिक्स से, तो उस तरह की चीज़ों में आप इस सोर्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हर सोर्स के कुछ मेरिट कुछ डीमेरिट्स होते हैं, तो देखते हैं इसके मेरिट क्या है। देखो, जब आपको लोकल करस्पॉन्डेंट दे देगा तो आपको कम समय, कम पैसा और कम एफर्ट लगेगा, आप लार्ज एरिया को कवर कर सकते हो, और ये जो करस्पॉन्डेंट है वो रेगुलरली आपको इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता रहेगा। और जब स्पेशली कुछ स्पेशल पर्पस के लिए ना यही मेथड सही होता है, जैसे कि आपको प्राइस पता करनी है, प्राइस कोटेशन, आपका जो ग्रेन मार्केट है, जो अनाज का मार्केट है, उसमें कैसे कैसे प्राइस चेंज हो रहे हैं, आपको प्राइस इंडेक्स का नंबर, जो एग्रीकल्चर प्राइस इंडेक्स नंबर बनाना है, तो इस समय आपको ये सोर्स आपको बहुत ही यूजफुल होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, जैसे कि इसमें आपको ओरिजिनल डेटा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टली इन रिस्पोंडेंट से कॉन्टैक्ट तो कर नहीं रहे हो। तो ये कभी कभी ना नॉन यूनिफॉर्म डेटा दे सकता है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोकल करस्पॉन्डेंट को अपॉइंट कर रखा है, कोई किसी तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहा है, कोई किसी तरीके से डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो ये थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म डेटा कलेक्शन को लीड कर सकता है। ठीक है, और हाँ, करस्पॉन्डेंट का बायसनेस भी उस डेटा को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हो सकता है करस्पॉन्डेंट किसी को पसंद करता है, किसी को नहीं पसंद करता है, तो वो उसके जो डेटा, जो स्टैटिस्टिक आएगा वो अफेक्ट हो सकता है उसके बायस बिहेवियर के वजह से। इसमें आपको इतना एक्यूरेट डेटा तो मिलता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपको ये डेटा
नहीं मिला है, और बल्कि कभी कभी डेटा कलेक्शन में डिले भी हो सकता है, देरी भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कोई लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट उतने सही समय पे काम करके आपको ना दे और इन्फॉर्मेशन देने में आपको लेट लगा ले। तो ये आपका इस चीज़ के साथ जो पर्सनल इंटरव्यू के 3 पार्ट्स है ना, वो खत्म हो गए। अब प्राइमरी सोर्स के हम जो सेकंड पार्ट है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, एक क्वेश्चनरी तैयार करता है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू द इंक्वायरी। जो इंक्वायरी का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस तैयार करते हैं। और इसमें दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी और शेड्यूल ले सकते हैं। एक तो मेलिंग मेथड के थ्रू, मेलिंग क्वेश्चनरी सर्वे, और एक इन्यूमरेटर मेथड। तो ये जो इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल है, ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो मेलिंग क्वेश्चनरी सर्वे और एक इन्यूमरेटर मेथड। तो एक एक करके इन दोनों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें मेलिंग क्वेश्चनरी सर्वे। इसमें आप क्या करते हो, मेल करते हो क्वेश्चनरी जो आपने तैयार कर रखी है, जो क्वेश्चन का सेट आपने तैयार कर लिया है अपने इंक्वायरीज को ऑब्जेक्टिव को मैच करते हुए, उस क्वेश्चनरी को आप मेल कर देते हो रिस्पोंडेंट के पास। आप ईमेल भेज देते हो उसको, और साथ में एक लेटर भी भेजते हो ये बताने के लिए कि आपका इंक्वायरी का क्या पर्पस है। और फिर रेस्पोंडेंट को यह भरोसा दिलाते हो कि पूरी सिक्रेसी मेंटेन की जाएगी उनके इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब उनका इन्फॉर्मेशन कहीं लीक नहीं किया जाएगा। फिर क्या करता है, रिस्पोंडेंट उसको उस क्वेश्चनरी को फिल करता है और फिर इन्वेस्टिगेटर को वो रिटर्न कर देता है। तो ये कहाँ कहाँ सूटेबल हो सकता है ये मेथड, ये तब सूटेबल हो सकता है जब एरिया लार्ज हो, तो आप मेल करके भेज दो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और ये तभी सूटेबल हो सकता है जब आपका रिस्पोंडेंट एडुकेटेड हो। अनएडुकेटेड लोगों के पास आप मेल भेज करके इसका इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो हर मेथड के कुछ मेरिट और डीमेरिट होते हैं। ये मेथड बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा पैसा वैसा आपका खर्च नहीं होता, ओरिजिनल डेटा मिल जाता है, रिलायबल डेटा मिल जाता है, क्योंकि आपने डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन ली है, और लार्ज एरिया को आप कवर कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। पर साथ ही इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। हो सकता है कि रिस्पोंडेंट को कुछ इंटरेस्ट ना आए और वो कुछ आंसरिंग करने में इंटरेस्ट ना लेकर के आपके मेल का आंसर ना दे और आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले। साथ ही ये इतना फ्लेक्सिबल मेथड नहीं है, क्योंकि देखो अब आपने मेल कर दिया, अब हो सकता है जब रिस्पोंडेंट को कुछ क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए तो वो हो सकता है कि वो कुछ उसका प्रॉपर आंसर दिए बगैर ही आपको रिटर्न कर दे। तो इसमें आप जब वो रिटर्न आ ही गया तो अब आप उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। तो ये बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल या इलास्टिक नहीं होता है, आप इसमें चेंजेस देने के बाद नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये अनएडुकेटेड लोगों के लिए तो आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, और हो सकता है कि रिस्पोंडेंट के बायसनेस के कारण ये इन्वेस्टिगेशन सफर करे, यानी कुछ चीजों को रिस्पोंडेंट पसंद करेगा, कुछ चीजों को नहीं पसंद करेगा, तो अपने रिस्पॉन्ड देने में उसका बायसनेस इस इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट कर सकता है। तो और साथ ही क्या होता है ना, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है और रिस्पोंडेंट को समझ में नहीं आता है तो वो लेस एक्यूरेट आंसर दे सकता है, मतलब एकदम एग्जैक्टली आंसर नहीं देगा, कुछ थोड़ा सा मिलता जुलता लेस एक्यूरेट आंसर दे सकता है। तो जब लेस एक्यूरेट रिस्पॉन्ड आएगा तो लेस एक्यूरेट कंक्लूजन भी उससे निकलेगा। तो ये थोड़ा सा इसकी एक्यूरेसी ना डाउटफुल हो जाती है। अब हम इसी का जो ये इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल है ना, इसका दूसरा मेथड एन्यूमरेटेड मेथड देखेंगे। एन्यूमरेटेड मेथड में क्या होता है, आपने क्वेश्चनरी प्रिपेयर की, अब एन्यूमरेटर डायरेक्टली एक एक रिस्पोंडेंट के पास जाएगा और उससे आंसर कलेक्ट करेगा। कभी कभी क्या करेगा, रिस्पोंडेंट खुद ही उस क्वेश्चनरी को भरेगा, रिस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन लेता जाएगा और खुद ही उस क्वेश्चनरी को भर देगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, एन्यूमरेटर को ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह के इन्वेस्टिगेशन में भेजने से पहले इन्यूमरेटर को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से क्वेश्चनरी को तैयार करो, किस तरह से इंटेलिजेंटली क्वेश्चन पूछो, या किस तरह से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लो। तो इस सब की इन्यूमरेटर को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ सूटेबल होता है, लार्ज एरिया के लिए ये सूटेबल होता है। और ये इन्वेस्टिगेशन जहाँ पे स्पेशलाइज्ड आपको चाहिए, स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर चाहिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, उस मेथड के लिए, उस जगहों के लिए ये इन्वेस्टिगेशन सही होता है। और हाँ, इसमें तभी ये काम करता है जब इन्वेस्टिगेटर को वहाँ के रिस्पोंडेंट का लोकल लैंग्वेज और लोकल कल्चर मालूम हो। मान लो कि आपको वेस्ट बंगाल में करानी है, एन्यूमरेटर मेथड से आपको करानी है इन्वेस्टिगेशन,
तो उस जो इन्यूमरेटर है उसको तब बंगाली आना जरूरी है, क्योंकि वहाँ के लोकल लोग बहुत ज़्यादा फिर बंगाली बोलेंगे। अगर उसको बंगाली नहीं समझ में आती है तो वो वहाँ जाकर के इन्यूमरेटर मेथड से जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो इन्यूमरेटर होता है ना, उसको लैंग्वेज और कल्चर वहाँ की आना जरूरी होती है। ठीक है, तो ये सूटेबिलिटी है। तो हर मेथड का कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान होता है। तो इसके क्या क्या मेरिट है? ये आपके लार्ज एरिया को कवर करता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है, और इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट किया जाता है ना, वो आप ना केवल लिटरेट लोगों से कलेक्ट करते हो, इलिटरेट लोगों को का भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। क्योंकि क्या होता है, आपको बस मुंह से पूछना होता है इन्फॉर्मेशन, और कभी कभी इन्यूमरेटर खुद ही भर देता है क्वेश्चनरी इन्फॉर्मेशन ले लेके। तो इससे क्या होता है, इलिटरेट लोग भी इसमें आंसर कर सकते हैं। और आप क्योंकि पर्सनली रिस्पोंडेंट को कांटेक्ट कर रहे हो ना, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट होगा। और इसमें क्या होता है, इम्पार्शियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसमें कोई बायसनेस काम नहीं करता, क्योंकि एन्यूमरेटर को तो कोई लेना देना नहीं है कि क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी वो उसको लिखेगा, तो इसीलिए उसका पर्सनल बायसनेस इसको अफेक्ट नहीं करेगा, इंक्वायरी को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और ये देखो, ये शेड्यूल और क्वेश्चनरी में क्या होता है, शेड्यूल को क्या होता है, एन्यूमरेटर खुद भरता है। तो शेड्यूल क्या हो जाता है, ये आपका कंप्लीट भरा जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आप मेलिंग करके भेजे हो, कुछ क्वेश्चन का आंसर देगा रिस्पोंडेंट, कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, मगर ये जो शेड्यूल और क्वेश्चनरीज है इसको पूरा भरेगा। इन्यूमरेटर क्या होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर्स भर लेगा, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चन वो छोड़ेगा नहीं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगा। साथ ही इसके कुछ ना डीमेरिट्स भी होते हैं। तो डीमेरिट्स क्या होता है, अगर आपका इन्यूमरेटर कॉम्पिटेंट नहीं है, वो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना नहीं जानता, तब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। इसमें बहुत ही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, काफ़ी टाइम इसमें लगता है, और ये काफ़ी कॉस्टली होता है। इसीलिए जनरली इसको गवर्नमेंट ही यूज़ करती हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए ये काफ़ी महंगा है, इसलिए वो इसको नहीं यूज़ करते। इन्यूमरेटर इसमें कभी कभी हो सकता है कि एन्यूमरेटर इसमें बायस्ड हो करके कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को भी दे दे। ठीक है, तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हुआ करते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से एक अच्छा क्वेश्चनरी और शेड्यूल को तैयार किया जा सके। तो क्वेश्चनरी में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको रिस्पोंडेंट को भरना पड़ता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चनरी क्या होता है, क्वेश्चनरी तो आपका खुद रिस्पोंडेंट भरता है, मगर जो इसी का जो शेड्यूल होता है ना, क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, तो शेड्यूल क्या होता है, इसको हम जो इन्यूमरेटर होता है ना, वो खुद भरता है। ये आप रिस्पोंडेंट के हाथ में नहीं देते हो, ये बस आप रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन लेते जाते हो और शेड्यूल को भरते जाते हो। क्वेश्चनरी को खुद रिस्पोंडेंट अपने हाथों से भरेगा, और शेड्यूल को एन्यूमरेटर खुद भरेगा, और वो उसको रिस्पोंडेंट के हाथ में नहीं देगा। तो यही अंतर होता है क्वेश्चनरी और शेड्यूल के बीच में। तो एक जो गुड क्वेश्चनरी होता है ना, उसके क्या क्वालिटी होते हैं। देखो, गुड क्वेश्चनरी में एक तो लिमिटेड क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए और आंसर देने वाले का इंटरेस्ट तब खत्म हो जाएगा। तो एज लिमिटेड एज पॉसिबल, मतलब जितने कम क्वेश्चन दे सको उतना ही बेहतर होगा। और क्वेश्चन आपका सिर्फ इंक्वायरी से रिलेटेड होना चाहिए, इधर उधर की क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए, और वो क्वेश्चन ईजी और क्लियर लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए। साथ ही कुछ और क्वालिटी आपको जरूरी है कि उसमें प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। हाँ, जैसे कि अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या आप जॉब करते हो, या फिर उसके बाद क्वेश्चन होना चाहिए आपकी सैलरी कितनी है। आपकी सैलरी कितनी है अगर आपने पहले दे दिया और उसके बाद आप पूछ रहे हो कि आप क्या जॉब करते हो या नहीं करते हो, तो ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। तो प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए एक के बाद एक क्वेश्चन का। ठीक है, और जो अनसूटेबल क्वेश्चन होता है, पर्सनल क्वेश्चन होता है, उसको आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो रिस्पोंडेंट गुस्सा भी हो सकता है। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को भी अवॉइड करना चाहिए जिससे कोई कंट्रोवर्सी होती हो, और ऐसे क्वेश्चन रखना चाहिए जिसको रिस्पोंडेंट इम्पार्शियली आंसर कर सके। ठीक है, कैलकुलेशन करने का काम रिस्पोंडेंट को नहीं देना चाहिए। ये जो कैलकुलेशन है बाद में एन्यूमरेटर को खुद बैठ के कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने रिस्पोंडेंट को कैलकुलेशन करने का काम दे दिया, उसमें अगर कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन दे दिए, जैसे कि आपका अगर मंथली इनकम इतना है तो एनुअल इनकम कितना होगा कैलकुलेट करके लिखो, तो ये सब काम आपको रिस्पोंडेंट को नहीं देना है, क्योंकि कैलकुलेशन में हो सकता है कि वो मिस कैलकुलेशन कर दे, या फिर उनको ये करने में कोई इंटरेस्ट ना आए और वो गुस्सा हो
हो जाए, तो कैलकुलेशन का काम आपको रिस्पोंडेंट को नहीं देना चाहिए। साथ ही अपने क्वेश्चनरी का एक पायलट सर्वे कर लेना चाहिए। पायलट सर्वे क्या होता है? प्री टेस्टिंग होती है। पहले आप कुछ जगहों पर अपना क्वेश्चनरी सबमिट कर दें, कुछ रिस्पोंडेंट से रिस्पॉन्स ले ले और देख ले कि क्या कुछ गलत क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है, या कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है उसमें, या कुछ आपको इसको रिस्पोंडेंट को आंसर देने में कुछ डिफिकल्टी तो नहीं फेस कर रहे हैं। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन पायलट सर्वे में आपको मिल जाएगा। तो एक पायलट सर्वे कर लेना एक क्वेश्चनरी का बहुत ही जरूरी होता है, ये जानने के लिए कि हमारी क्वेश्चनरी अच्छी है या अच्छी नहीं है। तो कई तरह के क्वेश्चंस क्वेश्चनरीज में पूछे जाते हैं और उसमें उस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है ना, उसमें एक क्लियर इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को आंसर्स करनी है। तो इसके एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन उस क्वेश्चनरी में लिखा होना चाहिए। और साथ ही आपको वैसे क्वेश्चंस पूछनी चाहिए ना जिससे आप वेरिफिकेशन कर सको। जैसे कि हम किसी के से कुछ पूछे, वो सही है या नहीं सही है वो आंसर, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछ ले तो हमें उसका इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि आप जॉब करते हो तो हाँ मैं जॉब करता हूँ, तो आप किस जगह पे जॉब करते हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस जगह पे जॉब करते हो। वो अगर वो कर रहा होगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेगा, तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ वो सही कह रहा था कि वो जॉब करता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वेरीफाई करने वाले क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो, ये आपके इंक्वायरी के लिए सही होता है। साथ ही आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए रिस्पोंडेंट को कि रिस्पोंडेंट क्वेश्चंस के आंसर्स दे, सही आंसर्स दे, कंप्लीट करे क्वेश्चनरीज को, और उसको एश्योरेंस देना चाहिए कि आप इस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और आपको रिक्वेस्ट टोन में उनसे बातें करनी चाहिए ताकि आपके क्वेश्चनरीज फिल हो सके। ठीक है, तो ये आपके सारे गुड क्वालिटीज थे क्वेश्चनरीज के। अब हम देखेंगे कि किस तरह के 4 पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चनरीज में पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन। सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या होता है? जिसमें आपको अल्टरनेटिव में से एक हाँ या ना लिखना होता है, या यस या नो लिखो, या तो आप राइट या रॉन्ग लिखो, या फिर आप गुड या बैड लिखो। इस तरह से दो आंसर में से एक चुनना पड़ता है आपको। तो ये सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें बहुत सारे चॉइसेस दिए जाते हैं, 3-4 चॉइसेस आप दे दोगे और जैसे आप पूछ सकते हो कि आप उसमें से करेक्ट आंसर को टिक मार दो। जैसे कि आप कैसे स्कूल आते हो, आप बस से आते हो, ओन व्हीकल से आते हो, बाय वॉक आते हो, या फिर किसी वैन को शेयरिंग करके आते हो। 4 ऑप्शन दे दो और आप उसमें से कह दो कि किसी को वो टिक कर दे। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चनरी में। तो अल्टरनेटिव क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा और 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन क्या होता है? जैसे उसमें आपको सिर्फ एग्जैक्टली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। जैसे कि आप किस स्कूल में पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो, कौन आपकी क्लास टीचर है। तो ये तब क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है जिसका स्पेसिफिक आंसर होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन भी क्वेश्चनरी में पूछे जाते हैं। साथ में ओपन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओपन क्वेश्चन में क्या होता है, रिस्पोंडेंट को अपना किसी इशू में अपना व्यू पॉइंट रखने का मौका दिया जाता है कि जैसे कि आपको क्या लगता है कि पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, या आपको क्या लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे दूर किया जाए। तो इस तरह के उसमें क्या होता है, रिस्पोंडेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। तो ओपन क्वेश्चन भी दिए जाते हैं क्वेश्चनरी में। तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अल्टरनेटिव क्वेश्चन, या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, या ओपन क्वेश्चन, इस चारों में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके क्वेश्चनरीज में मिल सकता है। ठीक है, अब आपका प्राइमरी सोर्स में जो 3rd मेथड है ना, टेलीफोनिक इंटरव्यू, उसको हम डिस्कस करेंगे। हमने पर्सनल इंटरव्यू और उसके 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स को भी डिस्कस कर लिया और उसके 2 पार्ट्स को भी डिस्कस कर लिया। अब जो प्राइमरी सोर्स का लास्ट पार्ट है टेलीफोनिक इंटरव्यू, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली डेटा किससे कलेक्ट करता है, रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करता है, मगर टेलीफोन में उससे इंटरव्यू लेकर के कलेक्ट करता है। इसके फायदा क्या होता है, डाटा आपको ओरिजिनल मिलता है, एक्यूरेट डेटा मिलता है, रिलायबल डेटा मिलता है, सस्ते में काम हो जाता है और रिस्पोंडेंट को कुछ पर्सनल एम्बैरेसमेंट नहीं होता है। क्या होता है, डायरेक्टली आप उसके फेस के पास जाकर के कोई इन्फॉर्मेशन लोगे तो हो सकता है वो सच बोलने से थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाए,
मगर आप फ़ोन पे ले रहे हो, वो आपको देख नहीं रहा है, तो हो सकता है कि वो बिना शर्म किए आपको सारे इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, ठीक है। पर कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, जैसे कि इसमें पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, पर्सनल बायस, रिस्पॉन्ड देने वाले का पर्सनल बायस इंक्वायरी को अफेक्ट कर सकता है, और ये आप पुअर लोगों के साथ ये इंटरव्यू नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास तो फ़ोन होता ही नहीं है, ठीक है। अब क्या है, देखो आप फील्ड सर्वे करते हो, ठीक है। जब भी आप डाटा कलेक्शन करते हो तो आप फील्ड सर्वे करते हो, फील्ड में जा करके सर्वे कर करके इंफॉर्मेशन लेते हो। तो कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे फील्ड सर्वे करने के लिए। पहले तो जो आप क्वेश्चनरी तैयार कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हो, वो क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना चाहिए, और उसमें वो जो गुड क्वालिटी होते हैं क्वेश्चनरीज के, जिसको हमने अभी डिस्कस किया, वो सारे गुड क्वालिटीज उस क्वेश्चनरीज में होने चाहिए। उसके बाद हमें अपने मोड ऑफ इंक्वायरी पता करना चाहिए कि हम किस तरह से लेंगे अपना इन्वेस्टिगेशन या सर्वे, किस तरीके से करेंगे। क्या हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या मेलिंग के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी हमारा इंक्वायरी का मोड क्या होगा ये डिसाइड करना चाहिए। फिर हमें एन्यूमरेटर को अपॉइंट करना चाहिए और उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरह से सर्वे को कंडक्ट करना है, और एक पायलट सर्वे करके चेक कर लेना चाहिए कि हमारा सर्वे ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये पायलट सर्वे क्या होता है, ये एक ट्राई आउट सर्वे होता है। इसमें क्या करते हो, एक स्मॉल सैंपल ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे जगह जाकर के आप पायलट सर्वे नहीं करते हो। जैसे कि अगर मुझे एक्स सिटी का सर्वे करना है तो एक्स सिटी के एक कोने में मैं जाकर के एक पायलट सर्वे कर लूंगी, ट्राई आउट सर्वे कर लूंगी, एक सैंपल ले लूंगी, कुछ सैंपल्स, जिससे मैं पता कर सकती हूँ कि अगर मैं पूरे एक्स सिटी में ये सर्वे करूं तो उसका रिस्पॉन्ड कैसा होगा। तो जब पायलट सर्वे करते हैं ना तो बहुत सारे फायदे होते हैं। इसको आपको पता चल जाता है कि जो आपका क्वेश्चन है उसकी क्वालिटी क्या है और वो कितना सूटेबल है। एन्यूमरेटर कैसे परफॉर्म कर रहा है ये भी आपको पता चल जाता है। साथ में आप कुछ इंस्ट्रक्शन भी डिसाइड कर सकते हो कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है, यानी मुझे एन्यूमरेटर को ये इंस्ट्रक्शन देनी है कि वो इस तरीके से सर्वे करे। और साथ ही आपको पता चल जाता है कि कितना पैसा और कितना टाइम लगेगा आपको सर्वे कंडक्ट कराने के लिए। तो ये पायलट सर्वे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब कुछ एरर हो जाते हैं डेफिनेटली डाटा कलेक्शन के समय। ये एरर कहाँ कहाँ होते हैं? मोस्टली एरर ना मेजरिंग द ऑब्जेक्ट में होता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ पता करने में हो सकता है। क्यों इस तरह से प्रॉब्लम आता है? क्योंकि देखो हर कोई डिफरेंट स्केल यूज करता है मेजरमेंट करने के लिए, तो इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, एरर हो सकता है। और ना केवल स्केल डिफरेंट यूज करते हैं, बल्कि कभी कभी क्या होता है सब लोग सेम ही स्केल यूज कर रहे हैं सारे के सारे इन्यूमरेटर, मगर उनका अप्रोक्सीमेशन का मेथड अलग अलग होता है। जो हम अप्रोक्सीमेट में टर्न करते हैं ना मार्क्स को, जैसे कि अगर 3.7 आया है तो उसको 4 बना देते हैं, ठीक है, 3.3 आया है तो उसको 3 रहने देते हैं। तो ये जो मेथड होता है अप्रोक्सीमेशन का, वो हर एन्यूमरेटर अलग अलग तरीके से करता रहता है, और इसके कारण आपका थोड़ा सा एरर मेजरमेंट के समय आ सकता है। दूसरा एरर कहाँ से आता है? जब रिस्पॉन्स देने वाला रिस्पोंडेंट ना क्वेश्चन को नहीं समझ पाता और वो जो आंसर देना चाहिए वो आंसर नहीं देके कुछ और ही आंसर दे देता है, तो भी एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है रिस्पोंडेंट के पास तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता, जिस क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसका इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता कि जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता तो वो करेक्ट से आंसर नहीं दे पाता। अर्थमेटिकल एरर या मिसकैलकुलेशन तो हो ही सकता है, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक्स एरर हो सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम देखो जो भी हम सर्वे कर रहे हैं उसको हर सर्वे को तो रिकॉर्ड तो करते नहीं है। अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से हम कुछ का कुछ समझ करके आंसर कुछ मतलब रिस्पोंडेंट का कहने का मतलब कुछ और था और एन्यूमरेटर ने कुछ और समझ लिया और उसका रिस्पॉन्ड उसने कुछ और तरीके से लिख लिया। तो इस तरह से कम्युनिकेशन गैप की वजह से या रिकॉर्डिंग नहीं करने की वजह से भी प्रॉब्लम्स एरर्स आ सकते हैं आपके सर्वे में। तो अब ये प्राइमरी सोर्स आपका खत्म हो गया। हमने प्राइमरी सोर्स के तीनों पार्ट्स को कवर कर लिया, पर्सनल इंटरव्यू और फिर आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू और थ्रू क्वेश्चनरी सेंसिटिव्स, और उनके सब पार्ट्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है।
देखो इसके 3 सोर्सेस होते हैं, एक होता है पब्लिश सोर्स, एक होता है अनपब्लिश सोर्स और एक होता है अदर सोर्सेस। तो इन 3 सोर्सेस के थ्रू आप सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिश सोर्स में हम कहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। हम गवर्नमेंट पब्लिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन लेते हैं। गवर्नमेंट जो होती है, जो मिनिस्ट्री होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हो या स्टेट गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री हो, वो हमेशा अपनी रूटीन एक्टिविटी के बहुत सारे स्टैटिस्टिक को पब्लिश करती रहती हैं और ये बहुत ही रिलायबल और यूजफुल डेटा होता है। जैसे आरबीआई बुलेटिन अपनी स्टैटिस्टिक डालती रहती है, या एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री अपने स्टैटिस्टिक को डालते रहते हैं। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो अपने पब्लिकेशन हमेशा छापते रहते हैं। इनसे हमें बहुत सारे स्टैटिस्टिक मिल सकते हैं। दूसरा पब्लिश सोर्स क्या हो सकता है? सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो सेमी गवर्नमेंट ऑफिसेस जो होते हैं ना, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये भी बहुत सारे पब्लिश करती रहती हैं स्टैटिस्टिक, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और ये भी आपको बहुत ही रिलायबल और यूजफुल सोर्सेस है इंफॉर्मेशन का। साथ ही जो रिपोर्ट्स आती है ना डिफरेंट कमिटीज और कमीशंस के, तो ये कमिटीज और कमीशन क्या होते हैं? ये जैसे कि आपको बहुत सारे कमिटीज एंड कमीशन गवर्नमेंट अपॉइंट करती रहती है समय के साथ साथ, और ये जो कमिटी एंड कमीशन अपने रिपोर्ट्स को सबमिट करते रहते हैं। तो जैसे कि फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इस तरह की कमीशन, तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, स्टैटिस्टिक देते हैं, ये भी हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा बन सकते हैं। साथ में आपके कुछ पब्लिश सोर्स में पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, यानी कुछ बड़ी बड़ी जो बिग ट्रेड एसोसिएशन होती है ना, वो भी सेल्फ सर्वे करवाती रहती हैं और अपना डेटा को कलेक्ट करके उसको पब्लिश करती रहती हैं। ट्रेडिंग एक्टिविटी के ऊपर वो डेटा को पब्लिश करती रहती हैं। जैसे शुगर मिल एसोसिएशन पब्लिश करता है इंफॉर्मेशन अबाउट शुगर मिल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से जो ट्रेडिंग एसोसिएशन होती हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करती हैं, वो भी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा बन सकता है। साथ में पब्लिश सोर्स के अंदर आता है पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो कई यूनिवर्सिटी में आपको पता है रिसर्च स्कॉलर रिसर्च करते रहते हैं, और कई दूसरे लोग भी इस तरह के रिसर्च करते रहते हैं, रिसर्च एक्टिविटी करते रहते हैं, और वो अपने रिसर्च को सबमिट करते हैं, और वो भी हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स का इंफॉर्मेशन सेकेंडरी सोर्स बन सकता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए। जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी इस तरह के कई स्टैटिस्टिक डालते रहते हैं समय समय पे। साथ में जो जर्नल और पेपर्स और मैगजीन्स, ये सब जो समय समय पे छपता रहता है, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स में आपका न्यूज़पेपर है, और कॉमर्स फैक्ट नाम की एक मैगजीन है। तो इस तरह की जो मैगजीन्स और पेपर्स होते हैं ना, वो भी कई स्टैटिस्टिकल फैक्ट समय समय पर छापते रहते हैं। तो ये भी आपको हेल्प कर सकते हैं पब्लिश सोर्स के थ्रू आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए। और उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर, किसी यूनिवर्सिटी में काम नहीं कर रहे होते हैं, ये इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, इंडिविजुअली रिसर्च कर रहे होते हैं, वो भी अपने रिसर्च वर्क को, अपने स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स को पब्लिश करते हैं। उससे भी हमको वो भी एक पब्लिश सोर्स है जहाँ से हम सेकेंडरी डेटा को ले सकते हैं। साथ में कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो इंटरनेशनल पब्लिकेशन भी मिलता है। जैसे आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO या UNO या आपका वर्ल्ड बैंक या ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब लोग भी समय समय पे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स को छापते रहते हैं, वो भी आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा बन सकता है। तो ये वेरियस पब्लिश सोर्स है, ये डिफरेंट प्लेसेस हैं जहां से आपको पब्लिश सोर्स मिल सकता है, पब्लिश्ड स्टैटिस्टिकल डेटा मिल सकता है, और आप अपने डेटा को यहां से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इन सेकेंडरी सोर्स में आपका जो दूसरा पार्ट होता है, आपका पब्लिश सोर्स खत्म हो गया। अब अनपब्लिश सोर्सेज के बारे में हम देखेंगे। तो कई अनपब्लिश सोर्सेज से भी हमको डेटा मिलता है, जैसे कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या अदर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे तो बहुत सारे स्टैटिस्टिक को कलेक्ट करते हैं, मगर उसको पब्लिश नहीं करते कहीं। उसको सिर्फ वो अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, अपने ऑफिशियल काम के लिए, अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए कलेक्ट करके रखते हैं, और उसको कहीं पब्लिश नहीं कर सकते। तो उसको भी हम ले सकते हैं अपने सेकेंडरी डेटा में, यानी उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपना सेकेंडरी सोर्स की तरह। इसके अलावा कुछ दूसरे सोर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट में www आपको हेल्प कर सकता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये भी एक सोर्स होता है जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो सेकेंडरी सोर्स आपके 3 हुए, कई पब्लिश्ड सोर्सेज, कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज और कुछ अदर सोर्सेज आपको सेकेंडरी डेटा देने में हेल्प करता है। तो ये आपका सेकेंडरी सोर्स यहाँ पे खत्म होता है। कुछ प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी
जब आप सेकेंडरी सोर्स के डेटा को लेते हो, तो जब आप डेटा ले रहे हो ना सेकेंडरी सोर्स से, तो आपको ये देखना है कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो कितना रिलायबल है, कितना सूटेबल है और कितना एडिक्वेट है, कितना एक्यूरेट है। तो इन सब चीज़ों के लिए उसको मतलब बिल्कुल रिलायबल हो, सूटेबल हो और एक्यूरेट हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको चेक करना है कि जिस डेटा, जहां से आप डेटा ले रहे हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप डेटा ले रहे हो, क्या सच में वो ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल है डेटा को कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन पाने के लिए। और साथ में आपको ये भी देखना है कि जो आपकी इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव है उससे वो जो डेटा आपके पास अवेलेबल है वो मैच भी कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली आपको जैसे कि आपको पता है करना है कि कितने बच्चे एक एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। आपको जाके डेटा जाते हो लेने के लिए दूसरी जगह पे, आपको मिलता है डेटा, क्या मिलता है आपको, डेटा मिलता है कि हर एक स्कूल की कितनी कमाई है। तो उससे आप पता नहीं कर सकते हो कि कितने बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आपकी जो इंक्वायरी है उससे जो डेटा आपके पास अब मिल रहा है वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको भी आपको देखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि जब सेकेंडरी सोर्स को आप यूज करें तो कुछ गलत इंफॉर्मेशन ना आ जाए। साथ में आपको देखना है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसने कौन सा मेथड फॉलो किया था डेटा कलेक्शन करने के लिए, और वो नेचर आप इन्वेस्टिगेशन से मैच करता है कि नहीं करता है। तो जिस तरह का आपको इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जिस तरह का इन्वेस्टिगेशन है ये, उसके लिए जो मेथड उसने फॉलो किया था डाटा कलेक्शन करने के लिए वो सही था कि नहीं सही था, इस बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। साथ में ये भी देखना चाहिए कि किस टाइम में ये डेटा कलेक्ट किया गया है। आपको डेटा, मान लो कि वार के समय में ये डेटा कलेक्ट किया गया था, तो आपका वार के समय में वो सही था, मगर जनरल टाइम में वो सही नहीं है, या तो इंडिपेंडेंस से पहले कलेक्ट किया गया था डेटा। तो अब इंडिपेंडेंस से पहले वो सही था पर आज की डेट में वो सही नहीं है। तो किस टाइम में, किस कंडीशन में डेटा को कलेक्ट किया गया है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको लेना जरूरी है, ये देखने के लिए कि आपका डेटा सही है कि नहीं है। और देखो, जो डेटा कलेक्ट किया था, जैसे आपने सेकेंडरी सोर्स यूज किया, आपको कहीं से पब्लिश डेटा मिल गया, मगर वहां पे क्या है, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट उन्होंने लिया था, उन्होंने हो सकता है कि केजी में अपना वेट दिखाया था, मगर आपको ग्राम में उसको दिखाना है। तो जब आप चेंज करते हो ना, मेजरमेंट को चेंज करते हो, तो याद रखना कि जो प्रेजेंट स्टडीज से पहले ही अच्छे से पूरी तरीके से मॉडिफाई कर लो और तब उसको यूज करो। तो जब मेजरमेंट को चेंज कर रहे हो तो ये अच्छे से ठीक से मॉडिफाई करना चाहिए और सारे के सारे का मॉडिफिकेशन करना चाहिए। और उसके बाद ये कितना एक्यूरेट डेटा है इसको अच्छे से थरो से चेक कर लेना चाहिए और तभी उस डेटा को यूज करना चाहिए। अगर वो आपको लगता है कि थोड़ी सी भी उसकी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है तो बेहतर है कि आप उसको डिस्कार्ड कर दे, उसको यूज ना करें और किसी और सोर्स की तरफ आगे बढ़े और उस सोर्स को ना यूज करे, तभी आपका सेकेंडरी डेटा क्या होगा, सही होगा। अब देखो, 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। एक होता है अपना सेंसस ऑफ इंडिया। तो वैसे तो बहुत सारे सोर्सेस होते हैं सेकेंडरी डेटा के लिए, मगर एक सेंसस ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस है और साथ में NSSO भी है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो सेंसस ऑफ इंडिया होता है ना, ये पॉपुलेशन की साइज या डेमोग्राफिक चेंजेस के ऊपर डेटा को कलेक्ट करता है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है और पब्लिश कौन करता है, अपना रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इस डेटा को पब्लिश करता है। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है, बहुत ही बड़ा सोर्स है सेकेंडरी डेटा का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप कंट्री के ईच एंड एवरी हाउस होल्ड में जा करके सेंसस ऑफ इंडिया ईच एंड एवरी हाउसेस में जा करके डेटा को कलेक्ट करता है। तो किस किस के बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है, वो देता है कि आपकी पॉपुलेशन की साइज, डेंसिटी क्या है, आपके पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, आपका पॉपुलेशन कैसे ग्रो कर रहा है, कंट्री का सेक्स कंपोजिशन क्या है, कंट्री के लिटरेसी स्टेटस क्या है, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और ये पूरे कंट्री का इंफॉर्मेशन आपको इससे मिल सकता है और डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी का भी इंफॉर्मेशन आपको इससे मिल सकता है। तो सेंसस ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए।
साथ ही जो दूसरा सोर्स है आपका, सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका डेटा, सेकेंडरी डेटा के सोर्स क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट सोर्स वो है रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ये भी आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाली मिनिस्ट्री ये मेथड से ये पब्लिश करती है, ये वाला आपका NSSO को वही कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो ये एक रेगुलर सैंपल सर्वे होता है, सैंपल सर्वे होता है ये। ठीक है, सैंपल सर्वे। तो ये वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी रूरल एरिया और अर्बन एरिया में क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसके ऊपर सैंपल सर्वे किया जाता है। सैंपल सर्वे क्या होता है? आप पूरे जगह का नहीं करते हो, आप किसी उस जगह के किसी एक छोटे से पार्ट का करते हो सैंपल सर्वे, और उसके बाद पूरी जगह का उसके बारे में इंफॉर्मेशन एस्टिमेट करते हो। यानी कि अगर मुझे स्कूल के पूरे स्कूल में जानना है कि क्या ये फिल्म उनको पसंद आई या नहीं पसंद आई, तो मैं पूरे स्कूल के बच्चों से नहीं पूछूंगी, मैं स्कूल के 10-20 बच्चों से पूछ लूंगी और स्कूल का क्या ओपिनियन है उन 10-20 बच्चों के थ्रू मैं ये गेस कर लूंगी। तो ये एक इस तरह का सैंपल सर्वे होता है। इसमें मतलब कि हर एक घर घर में जाके या हर एक आदमी से जाकर के नहीं पूछा जाता, बस एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन से इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। तो इसके बारे में हमको किस किस बातों में इससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कितना लैंड होल्डिंग है, कितना लाइफ स्टॉक होल्डिंग है लोगों के पास, या एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है रूरल और अर्बन एरिया में, और फिर क्या जो हाउस होल्ड इनकम का सोर्सेस क्या है, किस तरह से डिफरेंट हाउस होल्ड अपने इनकम को कमा रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, इस तरह के कई छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन हमें NSSO से मिल जाता है। तो सेंसस ऑफ इंडिया और NSSO दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है सेकेंडरी डेटा में। सेंसस एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे है जिसमें आप ईच एंड एवरी हाउसेस में जाते हो, बल्कि NSSO क्या होता है? एक सैंपल सर्वे होता है, यानी कि आप इसमें सिर्फ कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन लेकर के गेस करते हो कि बाकी के लोगों का क्या ओपिनियन या क्या राय या क्या एस्टिमेट करते हो आप कि बाकी की पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके दो सेंसस और NSSO दो इंपॉर्टेंट सोर्सेस होते हैं सेकेंडरी डेटा के। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या सोर्सेस होते हैं जिससे हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सके। So if you understand this chapter, student, please like, share and subscribe MP Social View. Thank you student. Thanks for watching and happy learning.